ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो दिसंबर महीने में रहने वाली है। यानी कि दिसंबर के अंदर मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके पेपर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो सीटेट ने 2021 दिसंबर और जनवरी 2022 में पेपर लिया था, जिसमें प्राइमरी लेवल का सीडीपी के पेपर के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जो कि एक अपना ही रोल निभाती है सीटेट के एग्ज़ाम में, लगभग 75 नंबर आपको सीटेट में सिर्फ सीडीपी से मिलते हैं 150 में से। तो देखिए, 30 नंबर का तो सीधा सीधा सीडीपी आपसे पूछी ही जाती है, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ के 15-15 का पार्ट बन के वो कुल मिलाकर 75 नंबर की सीडीपी आपकी बनती है। तो यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर पा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, 75 नहीं 90 नंबर की सीडीपी। तो अपना एक अच्छा बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनमें क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मायने भी रखता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 30 क्वेश्चंस को आज हम देख लेते हैं एक एक करके, और उनके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अपने पहले प्रश्न के साथ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सभी क्वेश्चंस आपको क्लियरली विजिबल हो पाएँ। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है। यानी कि विकास पर्यावरण और आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल के बराबर होता है। ये बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी वुडवर्थ साहब इसके बारे में कहते भी हैं, वुडवर्थ साहब इसके बारे में बोलते भी हैं। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय है और एक आयामी है। देखिए, विकास कभी भी एक धारी नहीं हो सकता, यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता। विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है और बहुधारणीय होता है। तो ये बात तो आपकी गलती हो गई। अब ये पूछा था विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही विकास का सिद्धांत नहीं है, गलत है, इस वजह से सही है, क्योंकि आपसे पूछा था नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। विकास एक धारणीय एक आयामी होता है, ये बिल्कुल बात गलत है, इसी वजह से ये प्रश्न ऑप्शन सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। विकास ऊपर से नीचे, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो जो विकास है सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, ये बिल्कुल बात सही है, ये तो बिल्कुल सही है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, बात सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बात तो सही है, लेकिन एक ही बात गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, इसी वजह से ये आंसर सही होगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षगामी विकास के किस क्षेत्र में लागू होता है। शीर्षगामी, शीर्षगामी का मतलब क्या होता है, सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल। तो जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है वो किस में होता है, मोटर डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट, गामक विकास में, भाषा विकास में, संज्ञानात्मक विकास में या नैतिक विकास में। तो जो शीर्षगामी विकास का सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत है विकास का, किस क्षेत्र में लागू होता है, तो ये सेफेलोकॉडल जो है वो आपका गामक विकास के क्षेत्र में लागू होता है। मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है, इस क्षेत्र पर लागू करता है, और गामक विकास, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। देखिए, संवेदनशील अवस्था की बात करें तो इसको बोला जाता है सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। तो जन्म से पूर्व का समय, ये तो मतलब जन्म से पूर्व का मतलब पेट में जब गर्भ में है बच्चा उस समय, तो ये तो गलती हो जाएगा। मध्य बचपन मिडिल चाइल्डहुड नहीं होता, अर्ली चाइल्डहुड होता है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है। तो यही आपका राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं। मतलब परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं, क्या कहलाती है। प्रारंभिक सामाजिकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यकृत समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण। देखिए, प्रारंभिक और
द्वितीयक समाजीकरण। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात की जाए तो प्राइमरी के अंदर हमेशा परिवार आता है। परिवार को हमेशा हम किसके अंदर लेते हैं, तो परिवार को हमेशा हम प्राइमरी सोर्स के रूप में लेते हैं डेवलपमेंट में। और जो स्कूल आता है उसको हम सेकेंडरी में लेते हैं, द्वितीयक या गौण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण की अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहिलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। लॉरेंस कोहिलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोहिलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, यानी कि बच्चे के अंदर नैतिक चिंतन की शुरुआत कब से हो जाती है समाज के परिप्रेक्ष्य में। तो समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नैतिक चिंतन की अवस्था पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। देखिए नैतिकता थोड़ी सी उसके अंदर पारंपरिक चरण में आने लग जाती है, पारंपरिक चरण में आने लग जाती है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज में। प्री कन्वेंशनल स्टेज में थोड़ी बहुत होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से आपका कन्वेंशनल स्टेज में बिल्कुल ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट या लेट कन्वेंशनल में ये बात है ही नहीं, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ तो हो ही जाती है, लेकिन शुरुआत कन्वेंशनल स्टेज से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है। देखिए जीन पियाजे साहब की बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो दिया था संज्ञानात्मक विकास पर। किस पर दिया था, संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने ज्ञानार्जन की बात की गई है, तो लैंग्वेज अर्जन, भाषा अर्जन की बात की है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने में मौजूद ज्ञान में शामिल करना, ये अपने आप में आत्मसातीकरण कहलाता है। इसी को एसिमलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमलेशन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमलेशन, यानी कि आत्मसामाजीकरण, आत्मसातीकरण की अवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आत्मसातीकरण कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण एवं क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। देखिए क्या चीज़ नहीं, तर्क की करने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन संरक्षण, कंजर्वेशन या क्रमबद्धता, रैंकिंग नहीं कर पाती चीज़ों के अंदर। तो क्रमबद्धता डिसऑर्डर बनाए रखती है, अभी डिसऑर्डर ऑर्डर में नहीं कर पाती। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है, तो ये सारे देखिए तर्क करना छोटे बच्चे के अंदर भी आ जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये बातें हो जाती हैं, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब हो गया जी इसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं। तो ये वाली अवस्था में ये बातें आ जाती हैं, तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय, ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑसवेल, रॉबर्ट एम गाइने और लेव वाइगोस्की। देखिए समीपस्थ विकास की बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस शब्द की बात करें तो जेरोम ब्रूनर साहब ने दिया था। समीपस्थ विकास, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये वर्ड जो दिया था डेवलपमेंट का, ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, कहानी तो बहुत कुछ है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र, ये संप्रत्यय किसने दिया था, ये दिया था लेव वाइगोस्की साहब ने। लेव वाइगोस्की साहब ने सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया है, समाजवाद पर दिया है। किस पर दिया है, समाज पर दिया है, सोशलाइजेशन पर इन्होंने ध्यान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। कौन सा कथन है जो लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। देखिए अधिगम की बात करें, लेव वाइगोस्की की बात करें तो अभी मैंने बताया था ये समाज पर थोड़ा इन्होंने ज़्यादा प्रभाव डाला है। तो सामाजिक, यह अधिगम की सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, यही इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है।
एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, ना कि मौखिक दंड का प्रयोग करना, ना जीना, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, ना जीना, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर देना, अधिगम का मूल्यांकन और इसके स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, ये अपने आप में बिल्कुल राइट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? ये मतलब कौन इस पर जोर देता है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सांकेतिक विकास भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो देखिए, वाइगोत्स्की साहब तो समाज संस्कृति की बात करते हैं, ये तो वैसे ही निपट गए। क्लियर है कि नहीं? एरिक्सन साहब मनोविज्ञान की बात की है। अल्बर्ट बंडूरा ने भी यहाँ इसके बारे में बात नहीं की, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की बात किया। लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब ने दिया था ज्ञानार्जन के बारे में। तो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा के विकास का पूर्वगामी है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के लड़कियों गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो इसका जो सही जवाब होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो इसका सही जवाब है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ढंग से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सवर्ण आरक्षण जो कि 10% वाला है, उसके हिसाब से उसे पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने में की क्षमता नहीं है, आप कभी भी मना नहीं कर सकते बच्चे से। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव या भेदन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा, समावेश किया जाना चाहिए, प्रासंगिक बनाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूलक हैं? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूलक हैं? तो अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक या स्थानिक? ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषिक। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त होगी? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो इसका सही जवाब है सहयोगी प्रायोजित कार्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या सतत का क्या अभिप्राय है? तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना, अंक, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना,
निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। इसका सही जवाब होगा अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुख ही लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य या आत्म पराजित लक्ष्य। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? समावेश का नियम कौन सा है? तो विभेदन भेदभाव, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, पृथक्करण और नामांकित करना। तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या कहेंगे? एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेश प्रावधानों के का पालन करने पर नियमित स्कूल जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसे स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो इसका सही जवाब होगा समावेश के प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए। आप उसे संस्थान से अलग नहीं कर सकते, स्वयं घर पर पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते और विशेष सुविधाओं की आवश्यकता उसे हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? ऑप्शंस हैं कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फर्स्ट कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक कार्य के दौरान प्रयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को हर कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो इसका सही जवाब होगा बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित तो कभी नहीं कर सकते, अनुमति देनी चाहिए, सजा नहीं देनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ये वाला और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कथन स्टेटमेंट ए है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है। तो जो भी गलत बोले ए बात को वो तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये दोनों को गलत बोल रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ भी दोनों सही हैं, यहाँ भी दोनों सही हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए देखते हैं। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होना चाहिए, बात तो ये भी सही है, तो आर गलत तो है नहीं। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक, अगर यहाँ पर देखें तो एक दूसरे दोनों से कोई भी मिला हुआ नहीं है, पहले वाले स्टेटमेंट में और रीजन में कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर सही व्याख्या कर रहा है एक की, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक विशेष
विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक या संकल्पना मानचित्र? तो इसका सही जवाब होगा संकल्पना मानचित्र। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? संकल्पना मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो ऑप्शंस हैं, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसमें 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, पुरस्कार देना एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट होता है, ना कि इंटरनल मोटिवेशन। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापक की प्रशंसा चाहती है, तो प्रशंसा भी एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी। अपनी परियोजना का कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये इंटरनल मोटिवेशन को शो कर रहा है, ना कि एक्सटर्नल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? क्वेश्चन नंबर 26 लगाइए भाई। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता के अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन एक दूसरे की तुलना करना। तो नहीं, नॉट पूछा है, गलत बात यही है, इस वजह से यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप कभी भी स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। चले, रचिता एक गणित अध्यापिका है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्न सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? तो अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, गलत हो जाएगा, पृथक करना गलत बात है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन में मदद करेंगे, यह बिल्कुल सही होगा। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा, यही बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित पढ़ना, वेदन और अभ्यास, संप्रत्यय समझ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का होगा संप्रत्यय समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बल देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता को भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत विधि, प्रतिस्पर्धात्मक विधि, अन्वेषित विधि, निर्देशात्मक विधि। तो इसका सही जवाब होगा अन्वेषित अधिगम की विधि। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।